चलिए चलिए हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक पार्ट जो है वो स्टेक होल्डर को मैनेज करना है, तो हम तो 1 और 2 पढ़ चुके हैं, 3 और 4 पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मैनेजिंग स्टेक होल्डर थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें आपको ये देखना होता है कि आपका जो कस्टमर है या यूजर है और जो स्पॉन्सर है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, मीट हो रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगा और वो नाराज होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक काम है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी व्हाटएवर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई काम हो। तो एक एक्सपेक्टेशंस अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कोई काम करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस। बात करके, पूछ के, तो ऐसा तो नहीं है कि वो समझ रहा हो कि कोई ऐसी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक जमाना ये था कि आईटी के लोगों से हर चीज एक्सपेक्ट होती थी, हर चीज, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो फिर आपको, नहीं तो जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा भाई, जो आप सोचेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आपको ना, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में या बीए में आपको करनी पड़ती है। भाई आपका प्रॉब्लम क्या है वही सॉल्व होगा ना, वी आर नॉट मैजिशियंस। ठीक है, तो ये है, आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे, और अगर उनकी राइट एक्सपेक्टेशन है तो ठीक है, अगर राइट एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर आप उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, आप पहली मीटिंग कर रहे हैं, किक ऑफ मीटिंग कर रहे हैं, और अगर वो बता रहा है कि जी मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ ये रिपोर्ट को मोल्ड कर लूँ, तो आप कहेंगे नहीं, इसके रिपोर्ट्स के फॉर्मेट है, वो ऐसे नहीं हो सकते। या ये कि मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसकी वेबसाइट बनवाता था और अब काफी सारे पैसे खर्च करके उसने ईआरपी बनवाया, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सॉफ्टवेयर कम से कम 30 साल चलेगा। तो आपको भी मालूम है कि सॉफ्टवेयर 30 साल नहीं चलता है, हर 6 महीने 8 महीने के बाद कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आएगी, कोई अपग्रेड आएगी, किसी भी किस्म की, रिपोर्ट की, स्क्रीन की, या कम से कम साल के बाद तो आएगी। सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। सॉफ्टवेयर इसलिए ऑब्सोलीट हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन को मीट करना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं, टॉप टियर। और ठीक है, तो वरना फिर उसको सरप्राइज मिलेगा, वो तो कुछ भी सोच सकता है ना। तो ये एक काम है आपको। ठीक है, फिर वो आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो वो इश्यूज बताएगा, तो इश्यूज को लॉक करना, ट्रैक करना और इसको रिजॉल्व करना। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कल हमारी बात हुई थी कि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और डिसएग्रीमेंट को हैंडल करना और कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट करना, ये एक एक्सपीरियंस बीए का या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम है कि जनाब उसको डिसएग्रीमेंट हो सकता है, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। हर आदमी एक तरह से नहीं सोचता है, तो उसको किस तरह से लॉजिकली कन्वर्ट करना, कन्विंस करना कि भाई ये बात सही है। ठीक है, उसमें पोजीशन ना लेना, अपने आप को सुप्रीम सपोज ना करना, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ये ना करना। और पूरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ लें कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस we are often faced in the challenge, especially in managing the stakeholder. Sometimes they simply cannot meet the request from the important। अब वो ऐसी कोई बात की होती है उन्होंने जो कि पॉसिबल नहीं होती है, तो वही तो फिर आपको ना एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो अगर उसकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि हाँ जी कर लेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं, हम देखते हैं। अब देखते का क्या मतलब है, उसकी आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दिया। आप बहुत ही क्लियर बताएंगे ये हो सकता है या नहीं हो सकता है।
ठीक है, कस्टमर तो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक बनी बनाई प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक कस्टमाइज डेवलपमेंट एक एप्लीकेशन बनी हुई है, कह रहे हैं इससे इंटीग्रेट कर दें। भाई वो कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, नहीं आप देख लें भाई, कैसे देख लें, ये एक कुछ और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है, तो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसका पार्ट ऑफ द स्कोप भी नहीं है। नहीं फिर मतलब नो द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। नहीं आईटी वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, आईटी वाले कुछ भी कर सकते हैं, वही सारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट एंड यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना, ऐसे नहीं उसने कहा और आपने कहा हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगर कुछ जो भी होने वाला है वो आप बताएंगे, उसको ऑनेस्टली समझाएंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंटीजेंसी प्लान, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, और सरप्राइजेस को अवॉइड करेंगे। टेक अ स्टैंड। ठीक है ना, बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉलेज एंड लॉजिक। जो चीज गलत है वो कस्टमर कह रहा है, आप कहेंगे अच्छा देख लेते हैं, तो फिर तो वो उम्मीद करेगा कि कर देंगे, आप कहेंगे भाई नहीं हो सकता है ना, मैंने सुन लिया। तो ये बहुत होता है क्या, नहीं इनको दोबारा से बोलो, रिक्वेस्ट करो, कर लेंगे इंशाल्लाह कर लेंगे। तो भाई कैसे कर लेंगे, तो हम वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रेशर। ठीक है, देखिए आप देखिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा, रमजान के बाद कर दीजिएगा। तो भाई नहीं हो सकता है ना, तो टू एन एक्सटेंड के मैंने हमारा ये स्टांस है कि भाई हमने एक दफा गए, आप 50 दफा गए, हमने सुन लिया अब आपकी बात। ठीक है, आप उसको बार बार कहते रहे, वी कैन नॉट डू इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैनेज करना है स्टेक होल्डर को बहुत जरूरी है। अब उसके साथ आप बदतमीजी भी नहीं कर सकते हैं, वो एक बार दो दफा तीन दफा। अब मीटिंग्स हो रही हैं, जूम पे मीटिंग हो रही है, और उस पर रमजान में रोजा रख के 2 बजे 2-2 घंटे बस एक ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर, अब कंट्रोल कैसे करेंगे? You cannot control a stakeholder, but you can control their level of engagement. ये क्या होता है? Engagement involves dialogue. अब देखिए बात हो रही थी ना डिसएग्रीमेंट की और कॉन्फ्लिक्ट की। तो डिसएग्रीमेंट है, अगर आपका मुझसे कोई डिसएग्रीमेंट है, तो what is the possibility of coming out of that disagreement? कुछ आप बोलेंगे और कुछ मैं बोलूंगा, दैट इज डायलॉग। आप मुझे कन्विंस करेंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा विद द लॉजिक। ठीक है, अगर खाली टीचर बोल रहा है और कह रहा है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ और मेरी दाढ़ी सफेद है और मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है इसलिए मेरी बात मान लो, दैट इज नॉट लॉजिक। ठीक है, दैट इज नॉट डायलॉग। तो डायलॉग तो ये है कि स्टूडेंट भी एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है और टीचर भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है और लॉजिकली किसी तरफ आप पहुंच जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डायलॉग बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट आएगा तो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, rather than taking a position कि I am right you are wrong। ये पोजीशन लेना जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये एक्चुअली इमोशन आ जाते हैं ना इसके अंदर, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है many teachers are familiar with various techniques for engaging students। अब देखिए क्लास में अगर टीचर इंगेज नहीं कर रहा है, जैसे स्टेक होल्डर ना, हमारे स्टेक होल्डर है, मैं एक टीचर हूँ और आप जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे एक स्टेक होल्डर है। मैंने नॉलेज कन्वे करनी है, कुछ चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैंने आप तक पहुंचानी है और आपको सिखानी है। लेकिन अगर मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप इंगेज नहीं हो रहे हैं, आपका दिमाग इनेबल नहीं हो रहा है इस वक्त, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस भी हो रही है और कुछ बातें समझ दिमाग तक जा रही है लेकिन समझ नहीं आ रही है, तो यू आर नॉट इंगेजिंग योर माइंड। ठीक है ना, लर्निंग कब होगी? कानों से सुन रहा हूँ और माइंड में प्रोसेस कर रहा हूँ और मुंह से सवाल कर रहा हूँ, तो ये तो लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन क्लास में बैठा हूँ, सुन तो रहा हूँ लेकिन माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा और मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो सारे आवाज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो यू आर नॉट गेटिंग इंगेज। गेटिंग इंगेज का मतलब है प्रोसेस से चलना शुरू नहीं हुआ, दिमाग आपने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, आपका दिमाग कहीं और है, या फिर आपने दिमाग को पॉज में लगा दिया कि भाई अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये यू आर नॉट गेटिंग इंगेज। ठीक है, किसी भी चीज में, तो चाहे वो आप जुमे की नमाज में गए हो और मौलवी साहब कुछ बोल रहे हैं लेकिन
आपका दिमाग कहीं और है। ठीक है, तो यू आर नॉट एंगेज्ड मेंटली। तो आपके सामने एक आदमी है, कुछ कह रहा है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं तो प्रोसेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो जब भी आप बैठेंगे या डॉक्यूमेंट भेजेंगे या कुछ भी करेंगे, तो लोगों का एंगेज कैसे होगा कि लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, टीचर इज इम्पोर्टेंट टू सेट द प्रॉपर टोन एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। अब ये भी है कि क्लास को आप किस तरह से लेके चलते हैं, तो इसी तरह से मीटिंग को किस तरह से लेके चलते हैं, जो स्टेक होल्डर की मीटिंग होती है। ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को, क्लास की एग्जांपल इसलिए दिए कि यू कैन रियलाइज कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही इन्वॉल्व कर लेते हैं बच्चों को, एंगेज कर लेते हैं विद देयर स्टाइल, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं कर पाते हैं। उनकी नॉलेज तो होती है, लेकिन उनको इंगेज करना और वो सब चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, key stakeholders should be invited to the actively participate in kick off meeting। अब kick off meeting जो शुरू की मीटिंग होती है जिसमें आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वो कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और बीए शुड एम्फसाइज अ डायलॉग कि भाई ये हम करने आए और आप बताइए, सवाल करिए, पूछिए। तो डायलॉग इज एक्सपेक्टेड एट द मीटिंग। ठीक है, व्हाट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको क्या, किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो कल्चर को समझना, लोगों को समझना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। The project schedule should include activities and deliverables related to the stakeholder engagement। ऐसा नहीं हो कि आप खाली सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लोगों को engage करना, such as survey, review, demonstration, sign off। अभी सारी चीजें जो engage करेंगे, review and demonstration, ये important part है कि कोई चीज दिखाएंगे, करेंगे, कैसे उनको engage करेंगे, ये चीजें। अगर आपने प्रोजेक्ट प्लान में ये चीजें रखी नहीं है, तो फिर वो ना वो मीटिंग होगी, ना वो सब चीजें होंगी, और बस आप। ठीक है, तो लोगों का एंगेज करना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल क्या कह रही है कि एक टीचर आए और बच्चे ने सवाल किया है, तो उसको क्रिटिसाइज कर दिया है और उसको इनकरेज नहीं किया है, और एक अजीब सा एक स्टेटमेंट पास कर दिया है। तब ये स्टेटमेंट जो है, ये मैसेज देगा पूरी क्लास को। ठीक है, अबाउट द नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ द क्लास, क्या करना है अब। ठीक है, अगर इनको ऐसे किया तो ये ऐसे करेंगे इनको, तो ये सारी चीजें उसके अजम्पशन की बेसिस पे है या कुछ भी है, लेकिन बहरहाल एक दो नेगेटिव किस्म के कमेंट्स या बिहेवियर पूरी क्लास को डिसएंगेज कर देंगे। ठीक है, तो वो चुप हो जाएगी, जवाब नहीं देगी, या कहेगी बस क्लास गुजारो, अटेंडेंस लो। ये सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड, अगर टीचर इनकरेज कर रहा है, पोलाइट है, सवाल करो, पूछो, सीखो, बोर्ड पे बुला ले या सामने बुला ले, तो ये अब ये एक अलग मैसेज जा रहा है। ठीक है, इस मैसेज से क्या है कि जी सीखो, सवाल करो। तो अब ये दोनों, अब ये किसी मीटिंग में भी हो सकता है, मीटिंग में या रिक्वायरमेंट लेते हुए। तो अगर आपको नहीं पता कि इंगेज कैसे होता है, तो ये टेक्निक्स है। ठीक है, तो क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का अंदाजा नहीं है कि पीपल्स मैनेजमेंट क्या होती है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कैसे इंगेज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि मतलब यूनिवर्सिटी में या घर में या मोहल्ले में ऐसे कौन सी पर्सनैलिटीज हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप काम करने में थकन महसूस नहीं करते या स्ट्रेस महसूस नहीं करते, और आप उनके काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। क्या उन्होंने कहा है, मैं काम कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग कहते हैं, तो आपको देखते ही कहते हैं यार बस कुछ कह ना दें, कह दिया तो अब यार अब जाना है, काम करना है। तो ये क्यों है? ये इसलिए कि प्रॉब्ली यू आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम एज। ठीक है, तो ये आपकी एंगेजमेंट नहीं उनसे हो पा रही है, कोलैबोरेट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ सर्टेन बिहेवियर्स। ठीक है, तो आपका ऐसा बिहेवियर है कि लोग आपके साथ काम करना चाहें, लोग आपके साथ रिक्वायरमेंट
देना चाहें, आपके साथ टीम बनाना चाहें, ठीक है। तो ये वाली चीजें, बिहेवियर, एंगेजमेंट, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल। अब इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई चीज, तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई सवाल किसी का? तो अभी तक हमने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में क्या सीखा भाई? कोई बताएगा हमें, जब तक दूसरी स्क्रीन ऑन कर लो। जी, कोई बताएगा? मैं अटेंडेंस ले लूँ और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर। एक मिनट, आ गया। ठीक है, चलिए ये हम करेंगे। और चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर मैं चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसको पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें अभी तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो क्या सीख रहे हैं हम? क्योंकि मैं अब आगे जाने के बजाय, हमने असाइनमेंट देना है मुझे, तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको कुछ दो चीजें, अब मैंने बजाय इसके के ये डिसाइड किया है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दूं, तो क्योंकि एसआरएस हमसे नहीं बन रही है, तो विल डू मोर एक्सरसाइज। तो हम दो एसआरएस बनाएंगे, तो कोई चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बिजनेस समझाऊंगा, विच इज नॉट मतलब पार्ट ऑफ द कोर्स है, लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है आप लोगों की, कि सिस्टम की नॉलेज नहीं है और रिक्वायरमेंट इंजीनियर को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मतलब ये सारी चीजें थ्योरी है ना, जब तक आप किसी में गुजरेंगे नहीं। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा। मेरे जहन में भी एक एचआर का सिस्टम है और एक ईआरपी के कुछ मॉड्यूल हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी नॉलेज उसमें बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको, ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहरहाल उसी में मैंने काम किया, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। जब आपकी समझ में आएगा तो फिर मैं कहूँगा इसकी रिक्वायरमेंट लिखो, ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। कल आपका क्विज है, मैंने पब्लिश कर दिया है, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। अब ये एक्चुअली बुक में से नहीं है, ये बिजनेस एनालिसिस की बॉडी ऑफ नॉलेज में से है। तो लेकिन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है अपने स्टूडेंट से कि इसको ज़रा ध्यान से समझें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर को सवाल करेंगे, सर क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि आप जहन को इन्वॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो आपके जहन में आएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। तो इसमें 6 चीजें हैं, जो 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, यानी 5 चीजें हैं और छठी चीज हर एक इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जरा देखेंगे। अच्छा, ये बुक से नहीं है, ये बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज वर्जन 3, ठीक है। जैसे ना पीएमपी है, तो पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेज, पीएमआई समझ लीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उसकी पीएम बॉक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, वर्जन 5 है या 6 है। तो ये इसका वर्जन 3 है, बाय IIBA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस। ये उसकी वेबसाइट पे जाके जा सकते हैं। तो मैं इसकी कोर कॉन्सेप्ट मॉडल चैप्टर 2 है, किसी को ज्यादा शौक है तो उनसे ले ले बेबॉक, वो पढ़ ले, ठीक है। तो हम इसमें से पढ़ते हैं। अब जरा ये पढ़िए कि इमर्जिंग रोल ऑफ बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियर। तो ये आप जरा देखिए कि इमर्जिंग रोल ऑफ बीए समझ लें या रिक्वायरमेंट इंजीनियर, ये क्या है। देयर आर 4 स्किल्स। जरा इसको पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसमें समझने की बात यह है कि इसमें अगर आप अच्छे रिक्वायरमेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं या अच्छे बीए पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें एक पार्ट तो कंप्यूटर साइंस का है। आपको SDLC आती हो, ठीक है। तो क्योंकि आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए हैं FIP में, तो FIP में पूछा जाता है कि भाई क्या करोगे, तो मैं पहले ये करूंगा, मैं रिक्वायरमेंट लूंगा,
फिर मैं डिज़ाइन करूँगा, फिर मैं डेवलप करूँगा, फिर मैं टेस्टिंग करूँगा। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है। या मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा रिक्वायरमेंट लूँगा, फिर उसको डेवलप करूँगा, फिर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लूँगा, फिर उसको डेवलप करूँगा, फिर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लूँगा, फिर डेवलप करूँगा और कस्टमर को दिखाऊँगा। तो ये एक मेथडोलॉजी है जिसको हम स्क्रम कहते हैं या एजाइल कहते हैं। तो क्या करेंगे, दिस इज योर। फिर सॉफ्टवेयर के कुछ प्रोसेस हैं ना, रिक्वायरमेंट लेने की मेथडोलॉजी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मेथडोलॉजी, फिर ह्यूमन रेजिस्टेंस, चेंज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक डॉक्यूमेंट है। तो ये कंप्यूटर साइंस है, मॉडलिंग है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब है मॉडलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है और एक अच्छा सा टेम्पलेट यूज करते हुए बेहतरीन सा डॉक्यूमेंट बना देना। ठीक है, अच्छा मैं कुछ प्रपोजल शेयर करता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपके FIPs देखे हैं, तो मैं आपसे कुछ रिपोर्ट शेयर करूंगा। मेरा दिल इसलिए चाह रहा है कि मैं दिखाऊं आपको कि प्रोफेशनली डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीख लें, उसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का कोर्स पढ़ा होगा, लेकिन शायद वो भी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा, तो बहरहाल उनको थोड़ा सा देख लेंगे। फिर ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिनसे मैं रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ, उन लोगों को, जो भी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़े थे ना, पीपल्स मैनेजमेंट, उन लोगों को कैसे कम्युनिकेट करूंगा, उन लोगों को कैसे हैंडल करूंगा, उनकी पर्सनैलिटी को। ये वाला भी एक पार्ट है जो आपको एज रिक्वायरमेंट इंजीनियर सीखना पड़ता है। फिर अभी एनालाइजिंग टेक्निक को छोड़ देते हैं। बिजनेस नॉलेज, अब ये बहुत वीक नजर आ रही है, क्योंकि हम लोगों को किसी किस्म की नॉलेज नहीं है, तो हमें समझ नहीं आती और कस्टमर का पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाते हैं और उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं SRS में। SRS का एक टेम्पलेट दे दिया है वो आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने में चैलेंज क्या आ रहा है कि उनको डोमेन नॉलेज नहीं है और थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको लिखना नहीं आ रहा है। ठीक है, FIP को मैंने देखे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव से मिला दिया है। सर हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और इससे जबरदस्त फायदा होगा, ये आपका FIP ऑब्जेक्टिव है भाई, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसी तरह से प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो होता है कितने पैसे लगाए और कितना फायदा हुआ। प्रोजेक्ट का होता है कि कितने टाइम में क्या चीज डिलीवर कर दी। तो दोनों अलग अलग हैं और हमें सीरियस कंफ्यूजन है। मतलब अक्सर बच्चे मुझे SMS करते हैं, सर इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या मतलब है। मैं समझा भी रहा हूँ उनको, और अच्छी बात है कि वो पूछ भी रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दी। ठीक है, फिर ये एनालाइजिंग टेक्निक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि चीजों को एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए। और ये आगे चीज लिखी हुई है, सिस्टम एनालिस्ट वर्सेस बिजनेस एनालिस्ट, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव वर्सेस वैल्यू पर्सपेक्टिव। तो अपने चीजों को एनालाइज करना है फ्रॉम दी वैल्यू पर्सपेक्टिव। ये बात आप पूरे कोर्स में सुन रहे हैं सर से कि भाई सवाल करो, पूछो, एनालाइज करो, मॉडलिंग करो, ये फायदा क्या है। ठीक है, तो फायदा जानने की कोशिश करो, बिजनेस को समझो, क्योंकि बिजनेस समझा नहीं है, उसका फायदा समझा नहीं है, तो फिर हम उस तरह से सोल्यूशन नहीं दे पाते। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा है और आगे चलते हैं, तो फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि BA होती क्या चीज़ है। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि BA के या रिक्वायरमेंट इंजीनियर के 3 चीजें हैं जो शायद आपको समझने की जरूरत है। एक तो वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट कैसे बनेगी, मॉडलिंग कैसे होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन रिक्वायरमेंट किससे लेनी है और क्या लेनी है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की नॉलेज, उस फार्मास्यूटिकल के लोगों की नॉलेज, उस कल्चर की नॉलेज। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हिल्टन फार्मा भी है और कोई और भी फार्मा है, तो फलानी की ऑर्गेनाइजेशन हिल्टन फार्मा की तो है, तो उसके लोगों का कल्चर, क्योंकि जो चीज लगानी है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लगानी होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर है, लोगों का बिहेवियर क्या है।
तो ये सारी चीजें कि पीपल्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, फिर ये सारी चीजें येलो में है। तो आपकी एनालिटिक टेक्निक्स, ठीक है। अब समझ में आएगा कि कैलकुलस क्यों पढ़ाई जा रही थी। और कैलकुलस तो एनालिटिकल अप्रोच ही है ना, ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया, कोई रटना नहीं है। अपने माइंड को प्रॉब्लम से रिलेट करना है, प्रॉब्लम दिया गया है, एनालाइज किया है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है कि मैंने जब क्लास लेना शुरू की थी और मैंने कहा था कि भाई मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसका सोल्यूशन दे। किसी को याद है मैंने क्या प्रॉब्लम बताई थी? एनीबडी? किसी को याद है सर ने क्या बताया था? सर ने कहा था कराची का ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। किसी को याद है? अब तो पूरा 2-3 महीने हो गए, अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना कराची का प्रॉब्लम। ये एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं कि कराची के प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दें। तो एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप प्रॉब्लम देखेंगे और सोल्यूशन देंगे आप, ठीक है। अब उसके लिए आपको लोगों की नॉलेज होनी चाहिए, कराची की नॉलेज होनी चाहिए, सड़कों की नॉलेज होनी चाहिए। ये एक्चुअली बिजनेस की नॉलेज है, क्योंकि कराची का ट्रैफिक एक अलग चीज है और दुबई का ट्रैफिक एक अलग चीज है। इसी तरह से अगर आप टेक्सास में जाएंगे तो वहाँ का ट्रैफिक एक अलग है, तो वो एक अलग चीज है। तो नॉलेज होना, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि 3 कंपोनेंट्स हैं जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सीखेंगे। तो एक तो वो नॉलेज हो गई कंप्यूटर साइंस वाली नॉलेज, यानी SDLC। और दूसरा ये कि जब आप नई चीज दे रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट, कोई सॉफ्टवेयर, तो कस्टमर को चलाना नहीं आता है तो रेजिस्ट करता है उसको, ठीक है ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, रेजिस्ट करता है। आप भी करेंगे, मैंने भी किया होगा, ठीक है। तो फिर उसके अलावा फिर मॉडलिंग कैसे होती है और एनालिसिस कैसे होती है और अच्छा सा डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है जो नॉर्मल लोगों को समझ में आ जाए, जिनकी टेक्निकल नॉलेज ना हो। तो ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कि जिनसे पूरा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा पीपल्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी हमने, लेकिन बारह आगे चलते हैं। अब ये बिजनेस एनालिसिस क्या होता है कि एक बिजनेस होगा, उसकी एनालिसिस होगी। तो ये होती कैसे जनाब? यहाँ से शुरू होती है। किसी भी बिजनेस को ये होगा, पेन होगा, प्रॉब्लम होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, ऑब्जेक्टिव होगा। पेन होगा कि जी हमसे ये नहीं हो रहा है, बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, बिजनेस सेल्स नहीं बढ़ा पा रही है, ये पेन है। कस्टमर को खुश नहीं कर पा रही है, ये पेन है या प्रॉब्लम है। तो बीए क्या करेगा? उसको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा। अब ये काम करेगा, ठीक है। बिजनेस के फैक्ट्स को देखेगा, बिजनेस के रूल्स को देखेगा, बिजनेस की कंडीशंस को देखेगा, जो भी उसकी बिजनेस की नॉलेज है उसको अप्लाई करेगा, आपकी नीड को एनालाइज करेगा, रूट कॉज करेगा, और फिर आपकी बिजनेस नीड ड्राइव कर लेगा उसमें से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, और उसकी बेसिस पे आपको एक सिस्टम रिकमेंड करेगा और इम्प्लीमेंट कराएगा। तो ये सोल्यूशन, ये वाला मसला हल करना चाहिए, वरना सब बेकार है मेरे लिए, ठीक है। ये काम है उसका। तो ये इसकी एक कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल है, जिसको भी हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि एम आई थिंकिंग राइट, कि मैं थोड़ा सा डोमेन कोई नॉलेज दूं आपको, फिर आपको SRS बनाने को दूं, ताकि आपकी समझ में आए और फिर आप बना लें, या जो जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और SRS हमसे नहीं बन रही है तो उसमें कहाँ चैलेंज आ रहा है? टेम्पलेट है और थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ चैलेंज आ रहा है, एड्रेस करना आसान हो जाएगा कि भाई ये जगहों पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। एक तो मैंने बता दिया, एक तो जेन्युइन है, हम फेस टू फेस नहीं है वो, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा हम डायलॉग करके कि भाई क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है जो हमारी वजह बन रही है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो वो ज़रा बताइएगा मुझे फिर, ताकि हम उसको म्यूचुअली एज ए टीम एड्रेस कर सकें प्रॉब्लम्स को। कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं और मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, मसलन कि सर SRS नहीं बन रही है, बिल्कुल ही पॉइंट ब्लैंक ठक से मार दिया। तो लेकिन बहरहाल सर ने बताया फिर क्या चैलेंज है, फिर देखो ये है, फिर ये है, फिर ये ऐसा करो, ऐसा करो। तो बहरहाल कर करके कुछ भेजा, फिर उसमें गलतियां आइडेंटिफाई, फिर बताया।
आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, तो आई एम नॉट टेकिंग असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट के आ गया बस नंबर देने और लोड कर देने, तो मैं वीकनेस को आइडेंटिफाई करके जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कोई सवाल है नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज कर लें। सर हसन यूसुफ प्रेजेंट सर। सर हसन यूसुफ प्रेजेंट है सर, अटेंडेंस लगा सर देते हैं वैसर सर। रहमान प्रेजेंट। जी वैसर रहमान आल्सो प्रेजेंट। चलिए अटेंडेंस को दोबारा से खोल लेते हैं, अगर अटेंडेंस की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है तो। जी कौन कौन नहीं है अब जरा दोबारा से बता दीजिए। ये दिख रहा है आप लोगों को? नैयर अहमद अली अनवर प्रेजेंट। नैयर अहमद प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट? अली अनवर। शरियार हसन। जी कहाँ है? 17। और कौन रह गया? ऊपर है अली ऊपर है, अनवर। नाम बताते जाइए बस। ये 16। 3 तो लग गई ना नैयर की, तो और बताइए, नाम बताइए। शरियार हसन। शहरियार, मोहम्मद शहरियार हसन प्रेजेंट है जी। जी। और बताइए। अली अनवर। अली असगर, नंबर अली अनवर। अली अनवर, अच्छा अली अनवर लगा दिया। चलिए और बताइए। सर ओएस रजा। वैस रजा, वैस जी लग गई अवैस की भी। वैसर रहमान। अवैसुर रहमान सही है। और बताइए, ठीक है चलिए, और तो कोई नहीं रह गया। चलिए इसको मैंने क्लोज कर दिया। चलिए तो जरा हम थोड़ा सोचेंगे कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। अटेंडेंस तो आपने बोला मैंने लगा दिया, अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है।